नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। आप देखते हो किसी भी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी पर क्यों गिरती है? जरूरी पृथ्वी उस वस्तु पर कोई ना कोई बल लगाती है जिसके कारण वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कोई भी वस्तु आप छोड़ोगे पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या होगी कि पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगने वाला बल जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये केवल पृथ्वी ही नहीं लगाती। इस पृथ्वी पर जितने भी पिंड है या विश्व में जितने पिंड है, चाहे वो ग्रह है, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जितने भी पिंड है वो सभी एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तभी तो सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं वर्ताकार पथ में, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो चंद्रमा का उपग्रह है वो गति करता है। तो इसका मतलब कि इस पृथ्वी पर या विश्व में, संसार में जितनी भी पिंड है, वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसकी हम दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तु के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो कहने का मतलब ये, अब कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, तो कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी की ओर गिरती है सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करती हुई। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कई उदाहरण हैं, जैसे वस्तु की पृथ्वी की ओर गति है, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति वर्तुल गति है, या सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो वस्तु में जो पृथ्वी की ओर गिरती है वो तो सभी क्या होती है? सरल रेखीय पथ के अनुदिश पृथ्वी पर गिरती है। लेकिन जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है, वह पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता? तो इसका एक कारण है कि माना ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब पृथ्वी के क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के और सरल रेखीय पथ में गति करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा की जब हम गति देखते हैं तो वो चंद्रमा सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जैसे ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। चंद्रमा सरल रेखीय गति नहीं करके पृथ्वी की ओर गिरते हुए वर्ताकार पथ में गति करता है। ये पृथ्वी की ओर गिरते हुए, गिरता नहीं है, लेकिन पृथ्वी की ओर गिरते हुए वर्ताकार पथ में वर्तुल गति करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है, उस चंद्रमा पर जो ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र। इस चंद्रमा पर पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसके कारण चंद्रमा सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है। इस बल को बोलते हैं, ये जो पृथ्वी की ओर जो बल लगता है इस बल को बोलते हैं केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल, जिसके कारण ये वर्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, तो जैसे इसका एक उदाहरण समझते हैं। आप एक पत्थर लीजिए, उसके एक धागा बांध लीजिए और उसको जब आप इस प्रकार से घुमाएंगे तो वो पत्थर आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, धागे को वो पत्थर घुमाओगे तो वह वर्ताकार पथ में गति करेगा। और वर्ताकार जो पथ में गति होती है उसमें जो वस्तु की दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर बदलती है। जैसे इस बिंदु पर पिंड की दिशा होगी वो इसकी स्पर्श रेखा होगी। इस बिंदु पर पत्थर की या जो चंद्रमा की गति की दिशा है वो क्या होगी?
इस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर क्या होगी, ये स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर क्या होगी, ये स्पर्श रेखा। तो मतलब वर्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु की जो दिशा है वो प्रतिक्षण बदलती है, हर बिंदु पर अलग अलग होती है। वो क्या होती है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। जो पथ है वर्ताकार पथ, उसकी स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उसकी दिशा होगी। अब मान लीजिए आप पत्थर घुमा रहे हैं, तो पत्थर वर्ताकार पथ में गति क्यों करता है, क्योंकि जो पत्थर होता है उसको आपने उस जो पत्थर से जो धागा बंधा हुआ है उस धागे को आपने हाथ में पकड़ रखा है। तो मतलब आपके हाथ जो केंद्र है उस पत्थर का, वो उस पत्थर पर क्या लगा रहा है, एक बल लगा रहा है, जिसके कारण वह वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। अब अगर आप मान लीजिए उस धागे को छोड़ दो तो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य। अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो क्या फिर भी पत्थर है वो वर्ताकार पथ में गति करेगा, नहीं करेगा। वो पत्थर अगर आपने यहाँ छोड़ा है तो वो इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जो उसकी स्पर्श रेखा होगी। अगर यहाँ छोड़ा है तो वो इस दिशा में जाएगा, यहाँ छोड़ा है तो वो इस दिशा में जाएगा, यहाँ छोड़ा है तो वो इस दिशा में जाएगा। मतलब वह जिस बिंदु पर छोड़ा गया उसी दिशा में सरल रेखीय पथ गति करने लग जाएगा। वो वर्ताकार पथ में गति क्यों कर रहा था, जब तक आपने उस धागे को पकड़ रखा था, यानी उस पत्थर पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा था। और जैसे अभिकेंद्रीय बल का मान शून्य हो गया, पत्थर है वो कैसे गति करेगा, सरल रेखा में। तो कहने का मतलब कि जो चंद्रमा होता है वो वर्ताकार पथ में गति करने का कारण क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो वर्ताकार गति करती वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल लगता है जिसके कारण वह वर्ताकार पथ में गति करता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की ओर सरल रेखीय गति नहीं करके पृथ्वी की ओर गिरते हुए वर्ताकार पथ में गति करता है। जैसे पत्थर को आपने जैसे ही छोड़ा अभिकेंद्रीय बल का मान शून्य हो गया, वैसे ही अगर अभिकेंद्रीय बल का मान शून्य हो जाएगा तो चंद्रमा कैसे गति करेगा, एक सरल पथ में गति करने लग जाएगा। तो ये थी अभिकेंद्रीय बल की बात। अब हमने ये बात की कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सभी एक दूसरे पर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी चंद्रमा पर आकर्षण बल लगा दिए तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर गति क्यों नहीं करती है। कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है पृथ्वी की ओर गिर रही है तो ये वस्तु भी क्या करेगी, पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाएगी। तो पृथ्वी इस वस्तु की ओर गति क्यों नहीं करेगी, ये वस्तु ही पृथ्वी की ओर गति क्यों करती है। तो इसका कारण है कि हमने ये सूत्र पढ़ा है बल का, F बराबर m गुणा a। अगर हम त्वरण को इधर रखें, द्रव्यमान को दूसरी तरफ ले जाएं तो सूत्र हो जाएगा F बराबर a बराबर m बटा m। यानी कहने का मतलब कि ये क्या है, त्वरण, ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। कि कोई भी वस्तु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका त्वरण है वो क्या होगा, कम होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका त्वरण उतना ही क्या होगा, कम। और यदि द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण ज्यादा होगा। मतलब त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। द्रव्यमान ज्यादा त्वरण कम, द्रव्यमान कम त्वरण ज्यादा। तो कहने का मतलब कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका त्वरण उतना ही कम होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान कम है और त्वरण ज्यादा है। इस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से तुलना करें तो नगण्य है, पृथ्वी की तुलना में इसका द्रव्यमान क्या नगण्य नहीं के बराबर, तो इसका मतलब त्वरण बहुत ज्यादा होगा। और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा, तो त्वरण क्या होगा, कम होगा।
तो कहने का मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में नगण्य, इसलिए इसका त्वरण बहुत ज्यादा होगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इसका त्वरण कम होगा। और जिस वस्तु का त्वरण ज्यादा होता है वही वस्तु गति करेगी। तो कहने का मतलब त्वरण पे निर्भर करती है। तो त्वरण ज्यादा होगा, जिस वस्तु का त्वरण ज्यादा होगा वही वस्तु दूसरी वस्तु की ओर जिसका त्वरण कम होगा उसकी ओर गति करेगी। तो इसका उत्तर ये कि ये वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करती, ये पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका क्या होगा, त्वरण कम होगा। तो जिस वस्तु का त्वरण ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा, वह वस्तु दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा त्वरण कम होगा उसकी ओर ही गति करती है। तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी है वो वस्तु की ओर गति नहीं करेगी, वस्तु पृथ्वी की ओर गति करेगी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वर्तुल गति क्यों करता है, या जो सूर्य के चारों ग्रहों की गति होती है वो भी वर्तुल गति होती है, उसका कारण भी क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल किसी भी पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, अभिकेंद्रीय बल पढ़ा, चंद्रमा की वर्तुल गति पढ़ी, वस्तु दूसरी वस्तु की ओर क्यों गति करती है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि ये जैसे ये पिंड है, ये पृथ्वी है, तो इस पिंड पर ये पृथ्वी है वो आकर्षण बल लगा रही है, F जो बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है उसका मान कितना होगा, ये निकालने का जो सूत्र है वो क्या होगा। तो उसके अंतर्गत हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह पर, सभी पिंडों पर यह नियम लागू होता है, ये सभी पिंडों के लिए, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। अब आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम किसी भी दो पिंड, चाहे विश्व के कोई भी दो पिंड है, उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके मान का परिकलन कर सकते हैं। तो उससे पहले बात करते हैं कि हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा। तो ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी किसने बताया था, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा, तो न्यूटन ने सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा, इस बात पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करके हमें बताया कि पृथ्वी कोई एक ऐसा बल लगाती है जिससे प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित। तो उन्होंने उसे गुरुत्वाकर्षण नाम दिया, जो हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक मतलब हर जगह पर लगने वाला एक सर्वमान्य नियम है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक कोई भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ये क्या है, इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। मतलब कोई भी दो पिंड है, चाहे वो प्रत्येक पिंड क्या करता है, एक दूसरे को एक बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और वह उस बल का मान क्या होता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। जैसे कैपिटल M स्मॉल m, ये एक पिंड का द्रव्यमान है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की दूरी मतलब d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल लगता है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। अब इसको हम समझते हैं, ये तो परिभाषा याद करनी है आपको। अब इसको समझते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कि माना एक ये पिंड है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, ये इसका केंद्र है। ये दूसरा पिंड है, ये इसका केंद्र है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। और इन दोनों पिंडों के केंद्रों को मिला देंगे तो वो कहलाएगी इनके
बीच की दूरी, ये इन दोनों पिंडों के बीच की क्या होगी, दूरी हो गई। अब ये पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी d है। अब जो ये पिंड होगा ये इस पर एक आकर्षण बल लगाएगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, दूसरा पिंड है वो उसको अपनी ओर खींचेगा। जो गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के प्रत्येक कोई भी क्रिया के प्रति क्या होती है, विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो मतलब प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये पिंड इस पे बल लगा रहा है और ये दूसरा पिंड है वो इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, F से। ये समानुपाती का निशान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, तो कैपिटल M गुणा स्मॉल m, इसे हमने दे दिया समीकरण 1। ये बात आगे आ गया। अब आगे क्या है, ये बल और ये जो बल है वो उनके दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों पिंडों के जो दो पिंड हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, d, उसके वर्ग के d का स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के बल हो गया है, दूरी के व्युत्क्रम मतलब बट्टा में आ गया d स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में जो बायां पक्ष है इसमें भी f है, इसमें भी f है। तो F बराबर F समानुपाती, F समानुपाती, ये समानुपाती है कैपिटल M स्मॉल m, और ये d व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान आ जाएगा, एक नियतांक आ गया जिसे आनुपातिकता स्थिरांक या गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो G यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। G क्या है, एक नियतांक है जिसका निश्चित मान होता है, जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं इसे, कैपिटल G को। ये समानुपाती का निशान आया तो ये आ गया, बाकी कैपिटल M स्मॉल m बटा d स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का, अगर आपसे पूछे, केवल ये पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या होता है, तो आपको केवल इतना लिखना है। आपको इसका सूत्र का व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ से चित्र की माना दो पिंड है, एक का द्रव्यमान कैपिटल M है, एक का स्मॉल m है, उनके मध्य की दूरी d है, तो उन पे लगने वाला जो बल होगा उसका मान F है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1 बटा d स्क्वायर। दोनों समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m बटा d स्क्वायर। समानुपाती का निशान रहेंगे, एक नियतांक आएगा कैपिटल G, जिसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा, तो ये आ गया गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम का सूत्र, जिसके माध्यम से हम कोई भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो पृथ्वी जो चंद्रमा पे लगाती है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास में कोई भैया बैठा है, दूसरा भैया, तो आपके और उसके मध्य लगने वाला आकर्षण, आप भी जब कोई भी पिंड का मतलब आपके जैसे क्लास में किसी भैया के पास बैठे हैं तो वो भैया आप पे एक आकर्षण बल लगा रहे हैं, आप उस पे एक आकर्षण बल लगा रहे हो, वो भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन वो बल हम महसूस क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा जो
पास वाला भैया हमारा जो द्रव्यमान है उसका जो अंतर है वो बहुत कम होता है। बल का पता तब चलता है जब दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल जो द्रव्यमान होता है उनमें अंतर क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब जो लगने वाला जो बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा दूरी पर। कैसे कि द्रव्यमान है एक तो उन पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान के समानुपाती है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो F का मान क्या होगा, समानुपाती जब कोई चीज होती है इसका मतलब होता है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी यदि पिंड पास में होंगे तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना कि द्रव्यमान बढ़ने पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ता है द्रव्यमान बढ़ने से, और दूरी बढ़ने से द्रव्यमान घटता है, दूरी घटने से, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब वो उल्टा है कि F का मान, दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा, इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा, उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। और समानुपाती का मतलब कि इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, इसका घटेगा तो इसका घटेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सूत्र आ गया। अब G का मान कितना होता है, याद रखना है, सवाल में प्रश्नों में पूछा जाता है। तो याद रखना 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मात्रक है इसका, कभी याद करेंगे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो G का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं, G का मात्रक, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, हम G का मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान है ये, तो ये मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति स्क्वायर, इसका मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये सूत्र लेंगे F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा d स्क्वायर को इधर लाएंगे तो F d स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये आ गया। अब इनको इधर ले आएंगे तो G बराबर क्या आ जाएगा, ये F d स्क्वायर तो है, ये इधर गुणा में इधर आके क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, ये भाग में आ गए। अब हमें पता है कि F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो d स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम तो किलोग्राम की स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम को जब ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर को तो घात माइनस में हो जाएगी, किलोग्राम -2। तो ये होता है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है, ठीक है। और ये जो G का मान ज्ञात किया था, ये किसने ज्ञात किया था, हेनरी केवेंडिश ने, किसने ज्ञात किया था, हेनरी केवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं, हेनरी केवेंडिश ने सुग्राही तुलना के माध्यम से G के मान का परिकलन किया। तो G एक गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति किलोग्राम इसका होता है। ये जो मान ज्ञात किया था वो हेनरी कैवेंडिश ने किया था सुग्राहित के माध्यम से, जो बहुत ही सूक्ष्म बलों को ज्ञात करने के काम में आता है। सुग्राहित होता है वो सूक्ष्म वस्तुओं के बल को याद करने में ज्ञात आता है, तो इन्होंने ज्ञात किया था। तो आज हमने गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम तक पढ़ा। आगे हम इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल के मान के परिकलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए ताकि आपको आगे इस पाठ में दिक्कत न हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।